गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे लिखा हुआ था ना RH-37 क्या है। आज हम यही बताएंगे कि RH-37 क्या है। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कई लोग जब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन उसमें लिख देते हैं RH-37 रोड हाईवे 37। ऐसा कुछ नहीं है। RH-37 के बारे में आज हम बात करेंगे। RH-37 में पे बात करने से पहले एक दो चीज़ जो छोटा छोटा हम बताते चल रहे हैं कि सबसे पहले हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, आध्यैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, आध्यैतिहासिक काल, और तीसरा होता है हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल। बढ़िया। हम हिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये सब बोल जो रहे ना, इसको नोट कर लीजिएगा। हिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री में हम 3 पार्ट में, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री जिसमें हम स्टोन एज वगैरह पढ़ते हैं। 2 मिनट आज हम बताएंगे, सिर्फ ये कहानी है कि RH-37 क्या है, बताते हैं। प्रोटो हिस्ट्री, आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है हिस्ट्री। इसी प्रोटो हिस्ट्री में इसी प्रोटो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। इसी प्रोटो हिस्ट्री में, ये सेकेंड का जो प्रोटो हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल, इसी में एक हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। इसका नाम कैसे पड़ा? बेसिकली क्या था कि यह सभ्यता जो था वो सिंधु नदी के तट पे बना हुआ था। बना हुआ क्या मतलब? बसा हुआ था। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया सिंधु सभ्यता। इसकी खुदाई हड़प्पा से शुरू की गई थी। शुरू कहाँ से हुआ था खुदाई? हड़प्पा से। इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब जो हम बोल रहे हैं ना वो कहानी समझते, वो तो लिख रहे हैं हम, अब सिर्फ कहानी समझते जाइए कि RH-37 था क्या। इसी में सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की खुदाई हड़प्पा से शुरू की गई थी, इसलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले एक पुरातात्विक विभाग के जानकार थे चार्ल्स मैसन। उनका नाम था चार्ल्स मैसन, जो ये पहले मैसेज दिए हमको कि यहाँ पर कुछ है। जैसे किन्हीं लोगों को पता तो नहीं था ना कि यहाँ पे सिंधु सभ्यता बसा हुआ था, तो चार्ल्स मैसन कहीं देखे कि कहीं ज़मीन ऊंचा है, कहीं ज़मीन नीचा है, तो उनको लगा, वो कुछ अपने पुरातात्विक विभाग में थे, वो अपने स्टडी के अनुसार बताए कि यहाँ पे कुछ है। क्या था ये नहीं बताए, लेकिन बोले यहाँ पर पहले कोई सभ्यता बसी हुई थी। मैसेज सबसे पहले सिंधु सभ्यता की कौन दिया था? सिंधु सभ्यता का सबसे पहले मैसेज कौन दिया था? चार्ल्स मैसन। सबसे पहले मैसेज दिए थे चार्ल्स मैसन ने। इनके मैसेज के बाद एक भारतीय थे, उनका नाम था कनिंघम, जो ये बता दिए थे, जो अपने घोड़े से, बोला जाता है कि अपने घोड़े से वो पूरे सिंधु सभ्यता को नाप दिए थे, और वो बोले थे कि यह सभ्यता लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना दूर में था? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। ये बात कौन बताए? चार्ल्स मैसन बताए थे कि यहाँ चार्ल्स मैसन सिंधु घाटी की सभ्यता का मैसेज दिए थे कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन लॉर्ड कनिंघम जो थे, ये कौन नाप दिए थे? कनिंघम जो थे ये नाप के बताए थे कि ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
सबसे पहली खुदाई, सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई, सबसे पहले खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की खुदाई करना शुरू किया। किसके अनुसार? चार्ल्स मैसन के मैसेज से जो उनको मिला, तो वो सबसे पहले दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करना शुरू कर दिए। किसकी? सिंधु सभ्यता की। इसके बाद क्या हुआ, अब थोड़ा कहानी समझते जाइए। इसमें कई सारे सिटी मिले। अब हड़प्पा सिंधु सभ्यता जो था या हड़प्पा सभ्यता जो था वो एक ही शहर तो नहीं था। एक किसी देश का, किसी एक सभ्यता का जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें कई शहर मिलते हैं। तो इस सिंधु सभ्यता में भी कई सारे शहर मिले। सिंधु सभ्यता में कई सारे शहर मिले। जैसे कि मोहनजोदड़ो, दूसरा था चंद्रहूदरो, सब नाम नोट करके रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदरो, हड़प्पा, तो ऐसे कई सारे शहर मिले। किसमें? सिंधु सभ्यता में। लाइव वाले सबका क्लियर है साउंड? हाँ, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा सभ्यता की, सबसे पहला खुदाई कहाँ शुरू हुआ था? हड़प्पा से ही शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा से ही शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता, भी इसको कहने लगे। अब देखिए यहाँ सिंधु सभ्यता में कई सारे शहर मिले। मोहनजोदड़ो, चंद्रहूदरो, रोपर। अब यहाँ पे देखिए ये सारे शहर उसमें मिलते जा रहे थे। बढ़िया। अब यहाँ पर एक शहर जो हमको मिला मोहनजोदड़ो, इसके बारे में जानते हैं। इसी में आपको हम बताएंगे कि RH-37 क्या था। एक मिनट रफ कर ले इधर। मोहनजोदड़ो, इसकी सबसे पहले खुदाई 1921 में हुई थी। 1921 में खुदाई कब शुरू हुई थी? 1921 में। कौन खुदाई कर रहे थे? तो वही जो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी मोहनजोदड़ो के खुदाई के वक्त दयाराम साहनी, पहले तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का एक ज़िला पड़ता है, उसका नाम सब भूल रहे हैं। पाकिस्तान का एक ज़िला है। पाकिस्तान में अब वो जगह पाकिस्तान में चला गया है। माउंट देख लीजिएगा, गोमरो या गोमरो, माउंट गोमरो। यहाँ पर जब सबसे पहले खुदाई शुरू हुआ, पाकिस्तान में ये पड़ता है माउंट गोमरो जिला में एक जगह पड़ता था मोहनजोदड़ो। यहाँ से जब खुदाई शुरू हुआ तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, कहाँ? मोहनजोदड़ो में। क्या क्या मिला? दयाराम साहनी जब खुदाई कर रहे थे तो उस दरमियान, खुदाई के दरमियान उन्हें क्या क्या मिला? अब देखिए RH-37 क्या था, यहाँ समझ में आएगा। जब वो खुदाई कर रहे थे तो बेसिकली ये जो मोहनजोदड़ो था ना, ये लेबर टाइप के लोग जो रहते थे वो इस जगह पे रहते थे। तो इसलिए इनको यहाँ पे कुम्हार का चाक, अवशेष जिसको कहते हैं, अवशेष के रूप में क्या क्या मिला? पहला था कुम्हार का चाक। अब लेबर लोग रहते थे तो उसमें मिट्टी के बर्तन बन रहे होंगे,
निश्चित है कि कुम्हार का चाक मिलना जरूरी था। कुम्हार का चाक। दूसरा था श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। तीसरा क्या मिला, जब मजदूर थे उनका आवास था तो उनको रहने खाने के लिए भी तो चाहिए। थर्ड में मिला अन्नागार, अन्नागार जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बहुत सारा अनाज का भंडार जिस होता है ना, उसको हम लोग हिंदी में अन्नागार कहते हैं, जहाँ अन्न को रखा जाता है। ठीक है, जैसे चावल गेहूँ रखा जाता है, उस समय रखा जाता है, उसको कहते थे अन्नागार। चौथा क्या मिला, मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, स्टेच्यू ऑफ मातृदेवी। इसी के बीच ओखली मिला, ओखली, ओखली था ताबूत, ताबूत, ताबूत जिसमें रख के दफन किया जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में ताबूत में रख के बस ले जाया जाता है, दफन नहीं किया जाता ताबूत के साथ। ठीक है, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी में ताबूत के साथ दफन किया जाता है। ताबूत, यहीं पे जब ताबूत मिला तो निश्चित है कब्रिस्तान भी रहा होगा। ताबूत में लोग रख के ले गए होंगे तो कब्रिस्तान मिलना होगा। यही इम्पोर्टेंट बात आप बताने थे। वहाँ एक कब्रिस्तान मिला, कब्रिस्तान, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। इसी का नाम, यही कब्रिस्तान जो मोहनजोदड़ो में जो कब्रिस्तान मिला है ना, इसी का कब्रिस्तान का नाम हम लोग दे दिए थे RH-37। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और इसी कब्रिस्तान का नाम दे दिए थे RH-37। तो कोई पूछे, कहीं लिखते हैं रोड हाईवे 37, हम देख रहे थे किसी का टेस्ट में, वो टेस्ट में देखे थे। तो जब RH-37 क्या था, मोहनजोदड़ो में जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला, उस कब्रिस्तान का नाम था, नाम दे दिए थे RH, नाम अभी भी है, नाम दे दिए हैं RH-37। बढ़िया। फिर और बहुत कुछ मिला, कब्रिस्तान मिला, ताबूत था, लकड़े का ताबूत था और लकड़ी की ओखली थी। ये सब चीज़ वहाँ पे मिलता गया। तो पता चल गया कि RH-37 क्या था। RH-37 बेसिकली मोहनजोदड़ो में एक कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। और कई कई यूपी में एक जगह है दमदमा, यूपी में क्या है, दमदमा, दमदमा। यहाँ पे एक एक कब्रिस्तान में 3-3 लाशों को दफन किया जाता था। कहीं तो बुरझोम सब में एक एक कब्रिस्तान में, बुरझोम में तो खैर वो मिट्टी का ये लाशों का ढेर है, तो एक जगह पे 41 से भी अधिक, 40 से भी अधिक लोगों का लाश मिलता है, कब्रिस्तान बनाया दिया गया था। लेकिन RH-37 क्या था, मोहनजोदड़ो में जो कब्रिस्तान था, उसी कब्रिस्तान का नाम हम लोग क्या देखे थे, RH-37 कब्रिस्तान। चलिए, थैंक यू वेरी मच।